अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो आजकल पढ़ रहे हैं, और ये एक्ट है 1967 का। तो इससे पहले जो है वो इसके दो लेक्चर्स हो चुके हैं और वो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो है आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम 46 सेक्शन से लेके तकरीबन 90 सेक्शन तक कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चे जो हैं वो जो नोट्स लेना चाह रहे हैं या हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है सेक्शन नंबर 46, म्यूटेशन फी। म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं इंतकाल। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन इंतकाल है, जमीन का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के। इस पर्सन तक जो जमीन का इंतकाल है, ठीक है, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है उसको ट्रांसफर करना, वो इंतकाल कहलाता है। म्यूटेशन फीस क्या है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेट्स फी फॉर द लैंड रिकॉर्ड एंट्रीज एंड कॉपीज एक्सेप्ट कंप्यूटराइज्ड वन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा जी? इसके लिए फी भी सेट कर सकता है कि लैंड रिकॉर्ड एंट्री के लिए और उसकी कॉपीज के लिए, यानी कोई भी फीस सेट की जाए। जैसे आपने कोई जमाबंदी लेनी है, फर्द मलकियत वगैरह, या आपने कोई शजरा लेना है या और कोई चीज लेनी है, तो उसके लिए वो आपको पैसे भी चार्ज कर सकता है। म्यूटेशन फीस बेस्ड ऑन द लैंड वैल्यू फ्रॉम द कलेक्टर्स वैल्यूएशन टेबल। म्यूटेशन की जो फीस है वो लैंड की वैल्यू के हिसाब से होगी फ्रॉम द कलेक्टर्स वैल्यूएशन टेबल। कलेक्टर वैल्यूएशन टेबल क्या चीज है? ये डीसी रेट आपने सुना होगा कि जी ये इस जगह का डीसी रेट क्या है। वो असल में कलेक्टर वैल्यूएशन टेबल होता है कि डीसी ने इन द कैपेसिटी ऑफ कलेक्टर एक टेबल बनाया होता है कि किस एरिया के अंदर जगह की वैल्यू क्या है। बस फी इज पेड बाय द पर्सन इन होल इन हुज फेवर द एंट्री इज मेड। अच्छा म्यूटेशन अब हो रही है तो उसकी फी कौन पे करेगा? ये पे करेगा जिसको जमीन मिल रही है। जिसके पास से जमीन जा रही है वो पे नहीं करेगा। फी इज पेड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एंट्री इज मेड। उसके बाद पेलरा सेट्स फी फॉर द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड एंड कॉपी। पेलरा जो है वो अपनी फीस खुद सेट करेगी, वो यहाँ पर सेट नहीं की गई है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है या कॉपीज है। ये पेलरा क्या है? पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ये एक और इदारा है जो कि जितना भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, जमीनों का रिकॉर्ड है, इसको कंप्यूटराइज कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इसको असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड इसको हेड करता है। इसके बाद देखते हैं जी सेक्शन 47 को, ऑब्लिगेशंस टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा भाई, एनीवन हुज लैंड राइट्स और लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड must provide required information or documents if asked by the revenue officer और पटवारी। कोई भी शख्स जिसका लैंड राइट्स हैं या जिसकी कोई लाइबिलिटी वगैरह है, ठीक है, जिनको रिकॉर्ड किया गया है, मस्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर डिपार्टमेंट उसे मांगेगा तो वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाजमी प्रोवाइड करेगा, चाहे उससे कोई रेवेन्यू ऑफिसर मांगता है या चाहे उससे कोई पटवारी मांगता है। द ऑफिस ऑफ पटवारी, द ऑफिसर और पटवारी मस्ट गिव अ रिटन एक्नॉलेजमेंट एंड साइन डेट एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। और जब वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा तो वो उसको क्या करेगा? उसकी रसीद देगा, रिटर्न में देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमने इनसे मांगा था और ये डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो गया, और उसकी रसीद भी उसको प्रोवाइड करेगा कि ये ले जी, ये रसीद आपके पास मौजूद है। ये आमतौर पे उस वक्त होता है जब किसी दो जमीनों के दरमियान में तनाज़ा होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे भी मांगते हैं कि चलें ठीक है जी, आप अपना रिकॉर्ड लेके आए, आपके पास क्या है, कितनी मलकियत, ताकि इनका फैसला करना आसान हो। इसके बाद आ जाता है जी पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या चीज है? इफ अ पर्सन फेल्स टू रिपोर्ट द लैंड राइट्स एक्विजिशन। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने जमीन ली है, ठीक है, लेकिन उसने जाके पटवारी को नहीं बताया, एंड ही डजंट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, या फिर उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए वो भी उसने नहीं दिए 3 मंथ्स तक। द कलेक्टर में फाइन अप टू ₹500, 500 तक उसको फाइन किया जा सकता है, ठीक है। किन दो चीजों के ऊपर? एक तो उसने लैंड खरीदी लेकिन उसने जाके उनको बताया नहीं है कि हमने आपस में जो है वो सेल परचेज कर ली है, और या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे मांगे गए वो भी उसने नहीं दिए, तो ऐसी सिचुएशन में कलेक्टर उसको ₹500 तक का फाइन कर सकता है। इफ द राइट इज रिक्वायर्ड थ्रू रजिस्टर्ड अमाउंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, अगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जो है वो राइट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे गिफ्ट डीड के जरिए हुआ है, सेल डीड के जरिए हुआ है, सेल डीड, डीड कहते हैं एग्रीमेंट, या इस तरह का कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो जाके पहले वो खुद भी बता देगी। द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इटसेल्फ मस्ट रिपोर्ट इट टू द पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी को जो है वो क्या करेगी? ये बता देगी जो कंसर्न पर्सन है उसको कि ये जो है, ये ए पर्सन की जो जमीन है, ए पर्सन ने अपनी जमीन जो है वो बी को बेच दी है, तो आप अपना जो है वो रिकॉर्ड देख लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी ने जाके नहीं बताया ना, बी ने बताना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर इसने नहीं बताया
तो जिस अथॉरिटी के जरिए इन्होंने इसको रजिस्टर करवाया वो अथॉरिटी बता देगी, ठीक है। इसके बाद है जी 49, राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। गवर्नमेंट का राइट क्या है जी माइंस और मिनरल्स के अंदर, ये भी देख लेते हैं। ये कहता है कि ऑल माइंस एंड मिनरल्स, जैसे हमने कॉलोनाइजेशन एक्ट के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा, ऑल माइंस एंड मिनरल्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपकी जमीन से कोई माइंस निकल आती है, कोई मिनरल्स निकल आते हैं, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रिगार्डलेस ऑफ एनी लॉ, कोर्ट ऑर्डर, कस्टम और कॉन्ट्रैक्ट। चाहे किसी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आ जाए, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, चाहे कोई लॉ बन जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की ही रहेगी। फॉर न्यूक्लियर, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, अगर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, अगर कहीं से यूरेनियम वगैरह निकल आई है, या मिनरल ऑयल या ऑयल निकल आया जमीन से, या नेचुरल गैस निकल आई है, ऑनरशिप लाइज विद द फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट भाई निकालेगी। फॉर ऑल अदर मिनरल्स इट लाइज विद द पंजाब गवर्नमेंट। या इसके अलावा अगर सॉल्ट निकला है, या कोल है, या कुछ और चीज है, तो इवन के गोल्ड है, तो फिर ये क्या होगा, ये पंजाब गवर्नमेंट का होगा। लेकिन ऊपर वाली तीन चीजें, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम हो, मिनरल ऑयल हो, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट का होगा। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से मिनरल्स एंड माइंस जो है वो किसके होंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जिसकी जमीन होती है उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसको थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं। इसके बाद है जी सेक्शन 50, प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप of forest quarries and wasteland. If the old record before 18 November 1871, कहता 18 नवंबर 1871 से पहले का जो रिकॉर्ड है, डोंट क्लियरली शो द फॉरेस्ट क्वेरीज, वेस्ट लैंड और नेचुरल प्रोड्यूस बिलोंग टू लैंड ओनर, उसमें ना लिखा हुआ हो कि ये किस लैंड ओनर की है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो गवर्नमेंट की जमीन समझी जाएगी। असल में क्या हुआ था कि 18 नवंबर नवंबर जो है ना, इस पे इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये पहली बार बनाने शुरू किए थे 1871। अगर आपको याद हो तो 1857 में जब जंग आजादी होती है, तो अंग्रेज जो है वो सारे के सारे बड़े सगीर के ऊपर काबिज हो जाता है। ये कानून असल में जो है वो अंग्रेज के दौर का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से जो है उसमें माइनर अमेंडमेंट करके इसको चला दिया गया। लेकिन असल में ये जो कानून है, ये किसने बनाया था, ये ब्रिटिश दौर के अंदर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर कोई जमीन है, कोई फॉरेस्ट है, कोई क्वेरीज है, कोई वेस्ट लैंड है, क्वेरी वगैरह, ये काने वगैरह होती हैं, नेचुरल प्रोड्यूस या कुछ और है, कुछ भी ऐसी चीज है, अगर वो किसी शख्स की मलकियत में नहीं है ना, तो फिर वो सारी की सारी गवर्नमेंट की है। ऐसे ही है जी। असल में होता भी यही है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जमीनें जो लोगों के नाम लग गई हैं, इनके अलावा जितनी भी जमीन है, जो आपको इर्द गिर्द आपके खाली जमीनें नजर नजर आती हैं, ठीक है, जो किसी की मलकियत नहीं होती, आपको आपको डेजर्ट नजर आते हैं बड़े बड़े आपके शहरों के साथ, ठीक है, वो सारी की सारी जमीनें जो है वो रेवेन्यू की होती हैं, वो महकमा माल की होती हैं, वो सरकारी जमीनें होती हैं। इफ रिकॉर्ड मेड आफ्टर 1871 और 1879, अच्छा 1871 के बाद या 1879 के बाद, इवन अगर रिकॉर्ड बन रहा है, डोंट स्टेट गवर्नमेंट ऑनरशिप, अगर उसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप नहीं है, देन इट इज प्रिज्यूम्ड टू बिलोंग टू द लैंड ओनर, ठीक है। और वो जारी बात है, उसके अंदर जो है वो किसी ना किसी के नाम लगाई गई है, इसलिए वो लैंड ओनर से ही बिलोंग करती है। इसके बाद है द गवर्नमेंट्स presumption of ownership can be challenged if evidence shows it is included in the land revenue assessment। अगर गवर्नमेंट की ये जो प्रिजम्पशन है, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, जारी बात है चैलेंज किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि रिकॉर्ड के अंदर कई जगह पे मसले मसाइल भी होते हैं, सारी की सारी जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई होंगी। तो मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो एक पीस ऑफ लैंड है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो जो लैंड किसी के नाम नहीं है, मिसाल के तौर पे ये किसी के नाम है, ये किसी के नाम है, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये किसी का नाम है, उसने कहा कि ये जो जमीनें हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके अलावा जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी किसकी है, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। लेकिन बाद में एक शख्स आता है, वो कहता है कि जी ये देखें, ये लैंड जो है ये मेरे पास थी, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है इन्होंने किया ही नहीं है, यहाँ पर इसकी इंदराज ही नहीं किया, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो उसका जो हक है उसको भी तस्लीम कर लिया जाएगा। बिकॉज जारी बात है, जब ये स्टार्ट हुआ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाना, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने आके जो है वो बताया हुआ कि ये हमारा राइट किया है इस जमीन के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए होंगे। जारी बात है, उनको फिर अगर उन्होंने एविडेंस शो किया होगा तो उनको वो जमीन उनके नाम भी लग गई होगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसकी एंट्री हो चुकी होगी। कंपनसेशन फॉर इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनसेशन फॉर इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। अच्छा जी, किसी का राइट अगर इनफ्रिंज किया जा सकता है, फिर उसके बाद उसको क्या रेमेडी दी जाती है। इफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूज ऑफ लैंड अफेक्ट्स और डिस्टर्ब्स समवन राइट्स, अगर गवर्नमेंट जो है वो लैंड का कोई इस्तेमाल कर रही है और उसकी वजह से किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, द पर्सन मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, तो फिर उस शख्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कोई रोड बनानी है, गवर्नमेंट ने जो है वो कोई डैम बनाना है या कुछ और करना है, जिसकी वजह से लोगों का राइट्स जो है वो उसमें इन्फ्रिंज हो रहा है,
तो ऐसी सूरत में उसको पैसे दिए जाएंगे डीसी रेट के मुताबिक, ठीक है, कलेक्टर लिस्ट के मुताबिक। द कॉम्पनसेशन विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत, यानी आपने गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करनी है तो फिर उसका सारा तरीकाकार इसमें बताया हुआ है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, और उसके अंदर पूरी तरह से प्रोविजन मौजूद है कि गवर्नमेंट जो चाहे तो वो लोगों से जमीन ले सकती है। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 52, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड। एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड और लीगली प्रिज्यूम टू बी ट्रू। कहते हैं जो भी एंट्रीज आरओआर में की गई हैं या पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में की गई हैं, पीरियोडिकल पीआरओआर, ये दो अलग अलग चीजें मैंने आपको बताया था ना। इस ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है इसके अंदर जो है समझ लें कि आपका परमानेंट रजिस्टर है, ये आपका टेम्परेरी रजिस्टर है, ठीक है। ये जो है पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो जो परमानेंट रजिस्टर है उसके अंदर आप एंट्रीज जो है वो पीरियोडिकली या काफी अरसे के बाद करते हैं। जो परमानेंट रिकॉर्ड है, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल के बाद जाके उसमें से आप रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। ये जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ये आपका हर एंट्री के ऊपर अपडेट होता रहता है। क्या होता है, हर एंट्री पे अपडेट होता है। जारी बात है आपके पास एक अपडेट पोजीशन होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हर एंट्री के ऊपर जो है पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो है वो हर एंट्री के ऊपर अपडेट होता रहता है। लेकिन जो दूसरा रिकॉर्ड है वो उसको जो है वो एक लंबे अरसे के बाद जाके फिर अपडेट किया जाता है। लेकिन ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो वैलिड होते हैं और दोनों की अपनी एक लीगल वैल्यू होती है। तो एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स आर लीगली प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू। उनको हम यही कंसीडर करेंगे कि वो एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। द प्रिजम्पशन स्टैंड्स अनलेस प्रूवन रॉन्ग और रिप्लेस्ड बाय द न्यू लॉफुल एंड। जब तक के जो है उसको कोई ना कोई गलत आके साबित ना कर, अदरवाइज जो है वो यही कंसीडर किया जाएगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो भी एंट्रीज की गई है वो बिल्कुल ठीक की गई है। हाँ, जैसे जैसे अगर कोई अपनी अपनी मलकियत बताता जाएगा या उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट करता जाएगा, उनको ठीक करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक दफा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना लिया गया तो वो बिल्कुल समझ लेंगे वो ठीक बना हुआ। उसके बाद सेक्शन 53 है, सूट्स फॉर डिक्लेरेटरी डिक्रीज बाय persons aggrieved by an entry in the record. If someone is aggrieved by an entry in the record of rights or periodical record of rights they possess, they must file a declaratory suit. अगर किसी शख्स ने देखा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई मसला है या पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर कोई जो है वो इशू है, उसमें कोई गलती है, तो वो क्या करेंगे कि वो एक सू फाइल करेंगे, सिविल सू फाइल करेंगे। सच सू इज मेड अंडर चैप्टर 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1871। तो ये जो है वो एक जो है वो सिविल सूट होगा, ठीक है, सिविल मुकदमा होगा और इसका फैसला जो है वो हो जाएगा जो भी वो एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसकी बेस पे। और अगर वो वाकई सच पे हैं, ठीक है, वो राइट पे हैं, तो उनको उनका हक जो है वो मिल जाएगा। Record of rights and periodical record for the group of state. The Board of Revenue notify that the instead of separate record, a single record of rights may be made by for the group of neighboring state. ठीक है, एक नेबरिंग स्टेट का मौजों का जो है वो एक ग्रुप बना के उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सारे मौजे हैं, ये मुख्तलिफ मौजे हैं, इनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया जाता है। अब इस ग्रुप का जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा, ठीक है, आरओआर। तो ये भी हो सकता है, यानी एक मोजे का रिकॉर्ड ऑफ राइट या फिर ग्रुप ऑफ मोजा, ग्रुप ऑफ स्टेट्स का जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नोटिफाई दैट इंस्टेड ऑफ सेपरेट रिकॉर्ड अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स हैज बीन मेड बाय द ग्रुप ऑफ द नेबरिंग स्टेट। वंस ग्रुप्ड दैट रिकॉर्ड विल बी ट्रीटेड एज द होल ग्रुप इज वन स्टेट फॉर अप्लाइंग द रूल्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ द पीरियोडिकल रिकॉर्ड। अच्छा, फिर इसमें ना एक और चीज भी है। अच्छा, इनको ग्रुप क्यों किया गया? ग्रुप इसलिए किया जाता है आमतौर पर कि फिर इनकी जब असेसमेंट होती है, असेसमेंट के इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू कितना लगाना है, टैक्स कितना लगाना है, तो फिर इन सब के ऊपर एक ही रेट अप्लाई होता है। अब समझ आइए, इसका फायदा इनको ये होता है, इनको इकट्ठा करने का, क्लब करने का, कि फिर इनको सबका अलग अलग जो है वो रेट डिफाइन नहीं करना पड़ता कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू का ये रेट है, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू का ये रेट है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, एक ही जो रेट है वो सबको लगा देते हैं। इसके बाद है कि सेक्शन 54A, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन रिक्वायर लैंड ओनर, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या ग्रुप्स हैं, टू गिव डिटेल्स ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स इवन इफ पार्टी आउटसाइड द प्रोविंस। अगर किसी शख्स के से वो पूछते हैं कि अपनी लैंड होल्डिंग्स बताएं, तो वो शख्स जो है वो पाबंद है कि वो बताए, चाहे वो प्रोविंस से बाहर ही क्यों ना हो, पंजाब से बाहर ही क्यों ना हो, जहां भी उसकी प्रॉपर्टी है वो बताएगा जी एक मेरा प्लॉट जो है केपीके के अंदर है, एक सिंध में है, पंजाब के अंदर मेरे 5 प्लॉट हैं, तो वो सारों के सारे की डिटेल देने का पाबंद है। उसके बाद है फेलियर टू प्रोवाइड गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और हाइडिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये आपका एमसीक्यू का एक पॉइंट है कि अगर कोई शख्स जो है वो सेक्शन 54A के तहत अगर उसे कोई कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो फैक्ट्स को हाइड करता है या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में इसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं।
यहाँ पे फाइन को उसने नहीं बताया कि कितना फाइन हो सकता है। अ कोर्ट कैन एक्ट ओनली इन रिटन कंप्लेंट बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कोर्ट जो है वो एक्ट कर सकती है कैसे भाई, रिटन कंप्लेंट के ऊपर। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रिटर्न जो है वो उसमें जमा कराएगा, ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या किया, ऑथोराइज किया, अगर उसको लगता है कि उसने किसी के खिलाफ जो है वो कोई केस इस तरह का फाइल करना है। वैसे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू की जो है वो अपनी कोर्ट्स होती हैं और उसी के अंदर फैसला होता है। सेक्शन 55 देखें जी, पावर्स टू मेक रूल रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद गवर्नमेंट अपील, सॉरी विद गवर्नमेंट अप्रूवल मे मेक रूल्स अबाउट। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रूल बनाने की जो है वो अथॉरिटी भी मौजूद है। जैसे हमने देखा कि पहले भी हर एक्ट के अंदर जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो माइनर डिटेल्स है उसकी जो निटी ग्रिटीज है वो रूल्स में डिसाइड की जाती हैं। जैसे आपने पीरा रूल्स पढ़े हैं। उसके बाद देखें जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट अप्रूवल में मेक रूल्स अबाउट लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्ड लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में बनेंगे, उर्दू में बनेंगे, इंग्लिश में बनेंगे, कौन सी लैंग्वेज होगी। फॉर्म्स प्रिपरेशन साइनिंग एंड अटेस्टेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फॉर्म कौन कौन सा लगेगा, प्रिपरेशन कैसे होगी, साइन कौन करेगा, अटेस्ट कौन करेगा उसको, ये सारा कुछ। उसके बाद है जी लैंड सर्वे फॉर प्रिपेयरिंग और करेक्टिंग रिकॉर्ड्स। लैंड का सर्वे कौन करेगा, सर्वे होता है ना, सर्वे करते हैं, फिर उसके ऊपर सर्वे नंबर लगाते हैं, जिसको हमने पढ़ा था कि खसरा नंबर, ये वाला। उसके बाद है जी कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी की जरूरत कब पड़ती है, जब दो लोगों के दरमियान में डिस्प्यूट आ जाता है, या फिर जो है कोई शख्स जो है वो कहता है कि जी मेरी तो ये जमीन का जो है वो ज्यादा आपने असेसमेंट बनाई हुई है, इसकी तो असेसमेंट कम बनती है क्योंकि मेरे पास जमीन की लैंड होल्डिंग कम है, यहाँ गलत लिखी हुई है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। जनरल गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू और एंड विलेज ऑफिसर्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ ऑन रिकॉर्ड्स और रजिस्टर। जनरल गाइडेंस जो है रेवेन्यू ऑफिसर के और विलेज ऑफिसर्स के लिए जो है वो भी कौन बनाएगा, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा कि ये रेवेन्यू ऑफिसर क्या काम करेंगे, विलेज ऑफिसर्स क्या काम करेंगे। विलेज ऑफिसर मैंने आपको बताया था कि जैसे लंबरदार वगैरह हैं, ये सारे विलेज ऑफिसर्स हैं। टप्पेदार पढ़ा था हमने, कोटार पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है जी अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है, ये असेसमेंट के बारे में है, और सेक्शन 56 है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट करनी है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे आप, ये एक स्टेट है, मैं ये कहता हूँ ये स्टेट है, और ये लोगों की जमीनें हैं उसके अंदर, ठीक है। ये मुख्तलिफ लोगों की उसके अंदर जो है वो जमीनें हैं, दरमियान में सड़कें भी हैं और भी काफी कुछ है, ठीक है। तो मैं हम इसको जो है वो, अब इसके लिए जो है वो ये देखना है कि इस जमीन के ऊपर ये जो हर शख्स है जिसकी जितना राइट है, उस शख्स को कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस मद में, लैंड रेवेन्यू की मद में। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा, ये लैंड रेवेन्यू वाला टैक्स जो है ये इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन इनकम टैक्स, ये लैंड रेवेन्यू है। ये खास तौर पे उन लोगों से वसूल किया जाता है जिनके पास जमीनें होती हैं और वो जमीनें या तो उन्होंने ठेके पे दी हुई हैं या फिर वो जमीनें जो है वो खुद काश्त कर रहे हैं, उन लोगों से ये वसूल किया जाना है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू देखें, ऑल लैंड इज लाइबल टू द रेवेन्यू एक्सेप्ट, कहता है तमाम तरह की जमीनें जो है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू उनसे वसूल किया जाएगा, सिवाय लैंड एग्जेम्प्टेड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। कोई कानून जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दे, ठीक है, कोई कानून जो है। उसके बाद है जी विलेज साइट्स कैंटोनमेंट एरिया। विलेज साइट्स हैं, कैंटोनमेंट एरियाज हैं, और लैंड अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। विलेज साइट्स में जो है ना शामलात वगैरह आ जाती हैं। अब शामलात क्या है, शामलात का मतलब ये है कि आपने देखा होगा गांव के अंदर एक तालाब है, ठीक है, गांव के अंदर जो है वो एक उन्होंने कोई और जो है वो प्लॉट रखा होता है कि अगर यहाँ पर किसी ने कोई कोई वलीमा वगैरह करना है या कोई और गैदरिंग करनी है, ठीक है, इस तरह कुछ लेकिन ये जो जमीन होती है किसी एक बंदे की मलकियत नहीं होती। उसके अलावा गांव की जो सड़कें हैं, कच्ची पक्की सड़कें हैं या रास्ते हैं, जो भी हैं सड़कें और रास्ते, ये सारे क्या होते हैं, ये गांव के शामलात होते हैं। ये किसी एक शख्स की मलकियत नहीं होती, बल्कि ये इनको सब के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक गांव के अंदर जो है वो ये सारी चीजें मिला के ये बन जाते हैं कोई 25 एकड़, ठीक है। और उस गांव के अंदर जो घराने हैं, जो लोग रहते हैं, वो भी 25 ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि शामलात का एक एक एकड़ हर बंदे को आता है, ठीक है। एक पर्सन इज इक्वल टू 1 एकड़। हालांकि वो जमीन उसके इस्तेमाल में इस तरह से नहीं होती कि वो वहां पर अपनी कोई चीज बना ले, अपना कमरा बना ले, लेकिन चूंकि उस गांव के अंदर जो है 25 एकड़ शामलात में मौजूद है और 25 ही लोग रहते हैं वहां पर, ठीक है, जिनकी लैंड ओनरशिप है वहां। तो एक शख्स का 1 एकड़ शामलात वाला भी जो है वो इसके अंदर शामिल है, उनकी लैंड होल्डिंग के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। विलेज साइट्स है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। लैंड अंडर अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके अंडर जो जमीन है वो भी खास किस्म की जमीनें थी जी। 1958 का ये एक्ट है, ये वाला भी इसके लैंड रेवेन्यू के अंडर नहीं आता। उसके बाद है वेस्ट बैरन लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 6 ईयर्स। कोई वेस्ट बैरन लैंड है जी, ठीक है, और जिसको 6 साल से जो है कल्टीवेट ही नहीं किया गया,
तो वो फिर अगर वो उसको कल्टीवेशन की जाती है, उसको उसको काबिले काश बनाया जाता है, तो अगले 6 साल तक उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, 6 साल तक फिर वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है जी, ये तो नहीं है ना कि वो बेचारा अभी उसने इतना पैसा लगाया और उसके ऊपर जमीन की लेवलिंग की है, वहां से उसने मट्टी उठवाई है और बाकी सारी जो चीजें इंप्लीमेंट्स है वहां पर उन्होंने यूज की है। तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जमीन को जो है वो लेवल करने की, उसको काबिले काश बनाने की, वहां से मट्टी वगैरह उठवाने की, रेत पड़ी है तो रेत रेत उठवाने की, ठीक है, वाटर चैनल्स बनाने की। तो अगर उसने ये सारा काम कर लिया है तो फिर इसको 6 साल तक आप नहीं छेड़ेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको 6 साल तक नहीं पूछेगा। 6 साल तक वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है जी लैंड रेवेन्यू इज असेस्ड इन कैश, ठीक है। और उसके बाद है जी इट मे बी असेस्ड एज, लैंड रेवेन्यू जो है ना वो कैश में असेस किया जाता है, ठीक है। इट मे बी असेस्ड एज, या यानी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरी फसल जो है ना ये ले जाए, ठीक है, ये फसल ले जाए और इसको ले जाके बेच लें, ऐसा नहीं आमतौर पर किया जाता, कैश में असेस किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आपकी अगर जो गंदम लगी हुई है तो आपकी गंदम जो है उसमें से हम 10 मन गंदम जो है पर एकड़ लेंगे, ऐसा नहीं। कैश बताया जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। इसके बाद है इट में बी असेस्ड एज फिक्स्ड एनुअल चार्ज, ये लमसम या इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। फिक्स एनुअल चार्ज वो कहेगा कि आपकी जमीन जो है वो 10 एकड़ है, आपने जनाब ये करना है कि आपने साल का 40,000 देना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिक्स एनुअल चार्ज। या फिर पर एकड़ और यूनिट रेट, तो या फिर ये कहते हैं कि आपकी जो जमीन है चूंकि वो 10 एकड़ है, तो आपने 400 रुपया पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है, 400 रुपया पर एकड़ के हिसाब से आपने पे करना है। तो ये दोनों तरह से जो है वो रेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 56A, एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिंस रबी 1982 और 83, स्मॉल लैंड ओनर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू इफ दे ओन, ठीक है जी। ये इसमें ये यहाँ पर जो है ना रबी का सीजन है। रबी का वो सीजन होता है जिसमें गंदम का जो सीजन होता है वही रबी का सीजन होता है, ध्यान में रखिएगा। ये रबी सीजन है, रबी और खरीफ का आपको पता ही है। 1982 1983 के अंदर जो है ये इसमें अमेंडमेंट ये ऐड की गई थी चीजें, ठीक है। 56A है, ये जहाँ पे होता है ना ए है, 56B C D E F, वो आमतौर पे अमेंडमेंट्स होती हैं जो बाद में हुई होती है। अब आप ये देखें, लैंड ओनर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू इफ दे ओन 2.5 एकड़ इरिगेटेड लैंड है किसी शख्स के पास, वो एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं चार्ज किया जाएगा अप टू, ठीक है। अगर 2.5 एकड़ है तो भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर 3 एकड़ है तो लगेगा, 4 एकड़ है तो लगेगा। या फिर 5 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, अनइरिगेटेड लैंड है यानी उसके ऊपर कोई नहर नहीं आती, उसने कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ बारिश के ऊपर जो है उसका इन्हिसार है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसको अनइरिगेटेड लैंड कंसीडर किया जाएगा। अ मिक्स ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकड़ इरिगेटेड लैंड इक्विवेलेंट, अगर इन दोनों का मिक्स है यानी कुछ लैंड इरिगेटेड है कुछ अनइरिगेटेड है, फिर क्या करेंगे, ये एक सवाल है। तो आप ये करेंगे कि सारी की सारी अनइरिगेटेड लैंड को इरिगेटेड लैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास है इरिगेटेड और अनइरिगेटेड, दोनों तरह की लैंड उसके पास मौजूद है। इरिगेटेड लैंड उसके पास है 2 एकड़ और अनइरिगेटेड लैंड है उसके पास 4 एकड़। अब जो है उसने कहा है इन दोनों को कन्वर्ट कर लें आप इरिगेटेड लैंड में, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए तो कोई फार्मूला चाहिएगा। तो आप जहन में रखें कि ये जो इरिगेटेड लैंड है इसका 1 एकड़ बराबर है इसके 2 एकड़ के, ठीक है, अनइरिगेटेड लैंड के। तो इसका मतलब ये है कि 2 एकड़ ये हो गए प्लस इसके 4 एकड़ जो है वो इसके 2 एकड़ के बराबर होंगे, तो 2 एकड़ ये हो गए। तो ये अगर इसको इरिगेटेड लैंड में आप कन्वर्ट करें तो आपके इस तरह से 2 और 2 4 एकड़ टोटल बन जाते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि क्या 4 एकड़ इरिगेटेड लैंड यहाँ बन गई, क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है, जी बिल्कुल लगता है, ठीक है। इसके मुताबिक आप करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप इरिगेटेड लैंड को अनइरिगेटेड में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, आप अनइरिगेटेड को इरिगेटेड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। इसके बाद है जी मिक्स ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकड़ इरिगेटेड। अब देखिए, अब उसने कहा मिक्स, अगर दोनों का मिक्स है, अब तो मिक्स है तो ये वाला लगेगा, मिक्स नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 4 एकड़ बन गया था, 2 + 2 4, तो ऐसा इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। द बेसिस ऑफ असेसमेंट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट और ग्रुप ऑफ। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जो है ना वो एवरेज मनी वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है, एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस। ग्रॉस प्रोड्यूस का मतलब ये है कि वहां से जो फसल उगाई जा रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है उसके मुताबिक लगाया जाता है। वो ये देखते हैं कि एवरेज यहाँ पर ये जो पूरी स्टेट है इसके ऊपर ऑन एवरेज जो है वो कितनी फसल आ रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी ऑन एवरेज भाई यहाँ पे 1 एकड़ में से जो है ना वो 40 मन गंदम लाजमी होती है। तो उसकी बेस पे फिर वो असेसमेंट करते हैं। द एस्टिमेट इज मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज पर रूल। रूल्स के अंदर जो है ना, ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के बाद जो रूल्स बनाए हुए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ने, उन रूल्स के अंदर जो है वो इसका सारा का सारा तरीकाकार मेंशन्ड है। कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ उन्होंने उसका
उसकी प्रोविजन दी हुई है असेसमेंट की कि असेसमेंट कैसे होनी है, कौन करेगा, और बाकी उसका सारा जो तरीका कार है वो उसके अंदर ही लिखा हुआ है रूल्स में। अब उसके बाद है जी लिमिट ऑफ असेसमेंट। इट कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड नेट एसेट ऑफ एन असेसमेंट सर्कल। कहता है इट कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड नेट एसेट ऑफ एन असेसमेंट सर्कल। मिसाल के तौर पे नेट एसेट क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे आपने फसल से आपको कितना पैसे मिले, क्रॉप क्रॉप सेल से आपको मिला 1 लाख रुपया। उसके ऊपर आपका एक्सपेंस कितना आया, हर तरह का एक्सपेंस जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, जिस तरह के भी इम्प्लीमेंट्स हैं जो आपने इसके ऊपर यूज किए, वो देखा कि सारा खर्चा जो है वो हमारा वो है 40,000। सारा ये जब माइनस करेंगे तो 60,000 आपको बचेगा। ये क्या है आपका, ये आपके नेट एसेट या ये आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट एसेट भी कहते हैं इसको। वो ये कहता है कि जो आपका लैंड रेवेन्यू है वो इसके 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर कितना मैक्सिमम आप टैक्स लगा सकते हैं। अब ये समझे फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी सारी जमीन से 60,000 रुपये कमाया, ठीक है, तो इसके ऊपर आप कितना टैक्स जो है वो चार्ज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मैक्सिमम 15,000 का टैक्स चार्ज कर, 15,000, ठीक है, 1/4, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद दिस अप्लाइज टू दिस अप्लाइज वेदर इट इज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, चाहे वो फिक्स्ड एनुअल चार्ज हो, ठीक है, या बेस्ड ऑन रिटन एस्टिमेट्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, या प्रिस्क्राइब रेट हो कोई आप उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, पर एकड़ का रेट लगा दें, या किसी भी तरह से जो है वो आप उसके ऊपर रेट लगा दें, लेकिन जो है वो इससे 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो समझ लेंगे वो 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 60,000 उसकी टोटल इनकम है। और 1 लाख अगर है तो कितना बनेगा, वो 25,000 बनेगा, ठीक है, 1/4 आपने उसका निकाल लेना। तो 1/4 से ज्यादा टैक्स वो नहीं लगाया जा सकता बेस्ड ऑन रिटन एस्टिमेट्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो फिर इस सिचुएशन के अंदर क्या करता है, रूल्स बना के देता है कि आपने असेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी अमाउंट जो है वो आप कंसीडर करेंगे। 58 के बाद आ जाएगी सेक्शन 59 में, notification of intended reassessment and instructions as to the principles of assessment. Land revenue can be general or special. Land revenue जो है वो जनरल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि असेसमेंट की बात हो रही है कि असेसमेंट जो है वो जनरल या स्पेशल हो सकती है। जनरल असेसमेंट क्या होती है, नीड्स गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैसे तो स्पेशल के लिए भी चाहिए होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो खुद ही इस तरह के हालात बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लैंड रेवेन्यू है ना, यहाँ पे आप कर लें लैंड रेवेन्यू स्पेशल, इसकी जगह पे है असेसमेंट कैन बी स्पेशल, ठीक है। तो उसकी बेस पे, असेसमेंट की बेस पे जो है वो क्या होगा, जो लैंड रेवेन्यू है वो भी जनरल या स्पेशल होगा। तो जनरल असेसमेंट क्या होती है, वो ये होती है, मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो जब गुजर जाता है तो उसके फौरन बाद गवर्नमेंट कहती है कि चले जाएं भाई, वो 25 साल ये हो है मिसाल के तौर पे, या 30 साल है, या 40 साल है, या 50 साल है, तो गवर्नमेंट की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो है वो एक ऑर्डर जाता है, सारे लोगों को एक लेटर लिखा जाता है जितने भी उनके रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, कि अब आप रीअसेसमेंट करवाएं, ठीक है। तो अब जो है वो जमीनों, क्योंकि फसल का रेट बहुत बढ़ गया है, ठीक है, गंदम पहले 2,000 रुपये मन थी, अब 4,000 मन हो गई है, या 5,000 रुपये मन हो गई है, तो अब आप असेसमेंट जो है करके इसका रेट भी बढ़ाएं। तो और इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, बिल्कुल सही है जी, पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूव करवा के फिर ही भेजता है। गवर्नमेंट में आल्सो इशू इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ग्रांटिंग अप्रूवल, तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि आपने रीअसेसमेंट या असेसमेंट आपने करनी कैसे है। उसके बाद 60 देखें, मोड ऑफ डिटर्मिनिंग असेसमेंट। जनरल असेसमेंट इज डन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, करता है भाई, और बिफोर स्टार्टिंग ही मस्ट सेंड हिज प्रपोजल टू द रेवेन्यू फॉर सैंक्शन। तो वो सबसे पहले प्रपोजल बना के भेजेगा कि मैंने ये वाली जो है वो यहाँ पर असेसमेंट की है, तो आप देखें वो, क्योंकि फाइनल जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने करना है, और फाइनल उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होने हैं। इसके अलावा उसके नीचे मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं, और वो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और वो उसको सैंक्शन करेंगे तो वो असेसमेंट जो है वो मानी जाएगी। बगैर असेसमेंट के, सॉरी, बगैर सिग्नेचर के, बगैर उनकी अप्रूवल के, वो जस्ट एक एस्टीमेट है, ठीक है, वो जस्ट जो है वो एक ड्राफ्ट है। अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंसीडर्स रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रपोजल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन डायरेक्ट्स असेसमेंट ऑर्डर, और असेसमेंट के ऑर्डर दे देता है कि ये असेसमेंट जो है ये फाइनल हो गई है। उसके बाद है जी रेवेन्यू ऑफिसर अनाउंसेस द असेसमेंट एंड इट्स इफेक्टिव डेट। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बता देता है कि जी 1 जनवरी मिसाल के तौर पर 2026 से ये वाली असेसमेंट जो है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। और इसके जो रेट्स हैं वो इस तरह से हैं, उसमें फिर रेट उसने बताए होते हैं कि पहले जिस जमीन का रेट जो है वो 40,000 था, अब 50,000 का हम उसका टैक्स वसूल करेंगे, ठीक है। अगर एक जमीन पहले 20,000 रुपये उसका टैक्स था, 25,000, तो इस तरह से उसके अंदर उन्होंने सारी उसकी डिटेल बताई होती है। फॉर एन असेसमेंट सर्कल नॉट मोर देन वन 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 25% ऑफ द लास्ट असेसमेंट। अगर एक असेसमेंट सर्कल है, असेसमेंट सर्कल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काफी सारे मौजों को इकट्ठा करके एक असेसमेंट सर्कल बना लेते, ठीक है। ये बहुत सारे मौजे ये इकट्ठे किए, जमीन के पीस ऑफ लैंड मौजा एक इकाई है ना, इसको इकट्ठा किया और एक असेसमेंट सर्कल बना लिया, और उसके लिए बता दिया
कि जी पहले जो था, मिसाल के तौर पे पहले इसके ऊपर टैक्स जो है वो 1 लाख था, अब आप कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम 1/4, यानी 1,25,000 तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। फॉर अ स्टेट, स्टेट एक इंडिविजुअल स्टेट की बात कर रहे हैं, एक स्टेट के लिए इसका जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके अंदर, इसी के अंदर, तो वो 1/2, ठीक है, यानी हाफ से ज्यादा, 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम इस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले, इस स्टेट से पहले जो है ना, वो 5,000 का टैक्स वसूल किया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू। अब आप इसको बढ़ा के कितना करेंगे, अब आप बढ़ा के मैक्सिमम इसको 10,000 कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसका 50% इंक्रीज हैं, 5,000 50%, बल्कि 5,000 का 50% जो है वो तो 2,500 होगा। इसका मतलब है कि आप इसको 7,500 तक मैक्सिमम लेके जा सके, इसको 5,000 को 7,500 तक लेके जा सके, 50% आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप 10,000 कर देंगे तो वो तो 100% इंक्रीज हो गया ना। उसके बाद 62 देखें, एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। अ लैंड ओनर में फाइल अ पटिशन फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। बस बात ऐसा होता है कि लैंड ओनर जो है वो इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि जी आपने असेसमेंट किया, गलत किया है, अमाउंट, फॉर्म और कंडीशन किसी भी तरीके से, तो विद इन 30 डेज जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो अपनी पटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट गिव रीजंस इन राइटिंग फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द पटिशन। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है, चाहे वो एसी है, ठीक है, चाहे वो डीसी है, या कोई और रेवेन्यू ऑफिसर है, या वो तहसीलदार है, तो उसके पास जाके वो कहता है कि जी बराए मेहरबानी, ये जो मेरी असेसमेंट है ये गलत की गई है, इसकी वजह ये है, तो आप जो है वो इसको रीअसेस करवा दें। तो वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर सॉलिड और लॉजिकल रीजन जो है वो लाजमी है। सेक्शन 63 है जी, confirmation and duration of assessment. An assessment is not final until confirmed by the board of revenue. मैंने आपको बताया ना कि जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके ऊपर सैंक्शन नहीं करता, अप्रूवल नहीं देता, अपनी कंसेंट नहीं देता, तब तक वो जो असेसमेंट है वो फाइनल नहीं होती। बिफोर कंफर्मेशन उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन मॉडिफाई इट। इसीलिए ये 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है कि 30 दिन के अंदर अगर अगर किसी को मसला है तो वो जाके अपना एतराज दाखिल कर दे, अपनी पिटीशन फाइल करे। इफ इनहांसमेंट इज अप्रूव्ड, इनहांसमेंट क्या होती है कि पहले एक जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, या एक मौजा है, या एक असेसमेंट सर्कल है, उससे उससे पहले 10,000 का टैक्स लिया जा रहा था, अब उससे जो है वो 15,000 टैक्स लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये इनहांसमेंट हो गई, लैंड रेवेन्यू के अंदर क्या हो गया, इनहांसमेंट हो गया, ये इस इनहांसमेंट की बात हो रही है। इफ इनहांसमेंट इज प्रपोज, लैंड ओनर मस्ट बी गिवन अ नोटिस। तो लैंड ओनर को फिर नोटिस देते हैं कि भाई आपकी जमीन के ऊपर जो असेसमेंट है, पहले आप 10,000 टैक्स दे रहे थे, अब आप 15,000 का टैक्स दिया करेंगे, तो ये हमने प्रपोज किया। एंड अ चांस टू फाइल ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई एतराज है तो आप एतराज फाइल कर सकते हैं, कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है, विच आर देन कंसीडर्ड बिफोर द डिसीजन। तो उसको डिसीजन से पहले पहले, वो जो 30 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, उससे पहले पहले आपने जाके अपना एतराज पिटीशन की फॉर्म में फाइल करना है। उसका सारा तरीका कर चुके यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये रूल्स में लिखा होगा कि पिटीशन कैसे फाइल की जाएगी, किसके पास फाइल की जाएगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन है, क्या ये सिविल कोर्ट में जाएगा या ये रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा तो किसकी अदालत में जाएगा, तहसीलदार की अदालत में, एसी की अदालत में, या फिर डीसी की अदालत में, या कमिश्नर के पास जाके अपील करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये रूल्स में मिलेंगी, जो कि हमारा आज का जो है वो स्कोप के अंदर नहीं है। उसके बाद है कि ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। नॉर्मली असेसमेंट इज मेड इन फोर्स फॉर 25 ईयर्स, कहता है 25 साल के बाद असेसमेंट की जाती है। तो इन एरियाज ऑफ न्यू और प्रपोज कैनाल इरिगेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स द पीरियड बिटवीन 10 to 25। तो अगर किसी एरिया के अंदर कोई कैनाल प्रपोज हो गई है, ठीक है, अब उस जारी बात है कैनाल प्रपोज हुई है तो उसको इरिगेशन होगी, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स अ पीरियड बिटवीन 10 to 25 ईयर। तो फिर 10 से 25 साल के दरमियान भी कोई टाइम पीरियड कोई भी फिक्स कर सकता है कि ठीक है ये कैनाल बन रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी जो असेसमेंट है उसको चेंज कर दिया जाएगा, रीअसेस कर लिया जाएगा। 65 में देखें, असेसमेंट टू रिमेन इन फोर्स टिल न्यू असेसमेंट टेक इफेक्ट। मिसाल के तौर पर 25 साल गुजर गए और आपको जो है वो नई असेसमेंट का टाइम आ गया, लेकिन उसमें 1-2 साल लग गए, आपने लेट काम शुरू किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, तो 26वां साल जो होगा उसमें क्या होगा कि क्या उसमें कोई असेसमेंट नहीं होगी, या उसमें लैंड रेवेन्यू जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, किया जाएगा पुरानी असेसमेंट के बेस। जब तक नई असेसमेंट, चाहे 25 साल गुजर भी चुके हों, जब तक नई असेसमेंट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, लागू नहीं हो जाती, तब तक पुरानी असेसमेंट की बेस पे टैक्स लिया जाता रहेगा। तो ये नहीं है कि 25 साल गुजर गए तो ये एक्सपायर हो गई और उसके बाद जो नई असेसमेंट है वो अभी तक हुई नहीं है तो लोग लैंड रेवेन्यू पे करने से इनकार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद है जी रिफ्यूजल टू बी लाइबल फॉर द असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ। अगर कोई रिफ्यूज कर देता है विद इन 90 डेज ऑफ द असेसमेंट, लैंड ऑनर्स लाइबल फॉर मोर देन हाफ मे रिफ्यूज लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे ऐसे लैंड ऑनर जिनकी आधे से ज्यादा लाइबिलिटी रहती है, मिसाल के तौर पे उसकी 10,000 जो है वो टोटल उसने पे करना था टैक्स, और उसमें से उसने सिर्फ अभी तक 4,000 पे किया है, तो कितना रहता है जी,
6,000 अभी उसका आउटस्टैंड कर रहा है, तो 6,000 जो है वो टोटल अमाउंट का 50% से ज्यादा बनता है, 60% बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में, और वो कहता है भाई बाकी पैसे मैंने नहीं देने, मेरे पास नहीं है, आपने जो करना है कर ले। देन द कलेक्टर टेक्स पोजेशन ऑफ द स्टेट, वो उससे उसकी स्टेट वापस भी ले सकता है, जमीन उससे वापस ले सकता है। मैनेजिंग इट लाइक द रिकवरी ऑफ एरियर्स, ठीक है, और रिकवरी ऑफ एरियर की तरह उससे वापस ले सकता है। रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वो किस तरह से होती है। उसमें उसको उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी जमीन भी बेची जा सकती है, उसकी जमीन किसी को ट्रांसफर भी की जा सकती है, सारे के सारे तरीके किए जा सकते हैं। ये जो रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं कलेक्टर्स को। उसके बाद है जी, लैंड ओनर स्टिल गेट एन अलाउंस बिटवीन 50 to 75% ऑफ द नेट इनकम अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट। अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को खुद मैनेज करना शुरू कर देती है उस जमीन को, ठीक है, खुद मैनेज, या फिर किसी शख्स के जिम्मे लगा देती है, किसी एजेंट के जिम्मे, कि आप जो है वो हमारे बिहाफ पे जमीन को काश्त करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ये कहे कि ये जमीन अब काश्त नहीं होगी, काश्त पे पाबंदी नहीं लगाती है। उसकी वजह ये है कि उससे सिर्फ काश्तकार को नुकसान नहीं होता, बल्कि स्टेट को भी नुकसान होता है। स्टेट की जो जो वो जो फसल है वो भी कम हो जाती है, ओवरऑल जो है वो जीडीपी कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जमीन एक शख्स से लेके दूसरे को दे दी जाती है, ठीक है, और उसे ये कहा जाता है कि आप इसको काश्त करें, और फिर उसमें से जो भी लैंड रेवेन्यू बनता है वो पे करें, और उसका 50 to 75% जो बचता है वो उस शख्स को भी दे दिया जाता है जिसकी असल में जमीन होती है। उसके बाद है जी 67% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ एन स्टेट ओवर द होल्डिंग कंप्राइज्ड देयर इन। फिक्स असेसमेंट क्या है जी? रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूट्स असेसमेंट अमंग द होल्डिंग एंड रिकॉर्ड्स इट, ठीक है। एक तो असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है अगर वो वाकई अप्रूव हो गई है, और उसके वो अपने पास रिकॉर्ड भी कर लेता है। कलेक्टर कैन रिवाइज इफ नीडेड, कलेक्टर जो है उसको रिवाइज कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़े। रेट बेस्ड असेसमेंट क्या होती है जी? रेवेन्यू ऑफिसर रिकॉर्ड्स पेबल अमाउंट ईच ईयर, ठीक है, पेबल अमाउंट जो होती है हर साल की वो लिख देता है, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। एरिड लैंड विद प्राइवेट इरिगेशन क्या है? एरिड लैंड होता है बरानी जमीन, ऐसी जमीन जो बारिश के साथ इरिगेशन होती है, ठीक है। कई ऐसे एरियाज है ना हमारे, जैसे पोठवार प्लेट्यू का एरिया, तो वहां पर जो है वो बारानी जमीनें हैं, वहां पर जो है वो नहरी निजाम नहीं है, वहां पर बारिशों के ऊपर ही उनका इन्हिसार है। फॉर 4 years लैंड रेवेन्यू कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड प्रीवियस रेट, कहता है बरानी जमीनों के ऊपर 4 साल तक जो है वो आप लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते प्रीवियस रेट के। तो विद प्राइवेट इरिगेशन, वो बेचारे खुद ही इरिगेशन कर रहे हैं, किसी ने कोई ट्यूबवेल वगैरह लगाए हैं या कोई और मामला किया है या करेज वगैरह बनाया हुआ है। इसके बाद है सेक्शन 68 एप्लीकेशन for the amendment of the distribution of an any affected person can file a petition within 30 days। 30 दिन के अंदर अंदर जो है पिटीशन फाइल करेगा अगेंस्ट द पब्लिश और रिवाइज रिकॉर्ड, ठीक है। जो रिकॉर्ड रिवाइज हुआ है, जो रीअसेसमेंट हुई है, उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर में गिव रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन द पिटीशन, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बताएगा कि उसने ये पिटीशन जो है वो क्यों एक्सेप्ट किया। रिट फाइल करते हैं ना, तो वो कहता है कि मैंने ये रिट जो है वो क्यों, वो एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि हाँ बाकी आपका जो मुकदमा है वो वैलिड है, तो आपका मुकदमा यहाँ पे सुना जाएगा, इसको यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। फर्दर जो है वो उसके बाद जो है वो और पार्टीज को भी बुलाया जाएगा, रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा, ये सारी चीजें देख के फिर फैसला किया जाएगा। उसके बाद है अपील फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 एंड 68, अपील अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। सेक्शन 62 के तहत अगर उसने ऑर्डर किया है तो लाइज टू द कमिश्नर, तो वो कमिश्नर के पास जाएगा। मिसाल के तौर पे वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो तहसीलदार है, या वो असिस्टेंट कमिश्नर है, या वो जो है वो डीसी है, तो उसके खिलाफ अगर कोई फैसला है तो वो कहाँ जाएगा? कमिश्नर के पास, ठीक है। कमिश्नर जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर ये जो एडीसीआर है, एडीसीआर, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, तो ये पावर जो है वो किसके पास रही है? तो वो जो पुराना एक्ट था अंग्रेज के दौर का, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो पावर्स हैं ये कमिश्नर के पास भी रही हैं। असल में अंग्रेज दौर के अंदर ये पावर्स वाकई कमिश्नर के पास थी, लेकिन जो नया इस वक्त का जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है उसके अंदर ये पावर एडीसीआर के पास है। देखें, ईडीओआर एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, नाम नाम से ही पता लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ठीक है। ये पावर जो है वो शुरू के अंदर किसी जमाने के अंदर जो है अंग्रेज दौर के अंदर ये पावर जो है वो कभी रही है उनके पास, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियोस के अंदर ये पावर जो है वो एडीसीआर के पास है, ठीक है। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की पावर किसके पास है? एडीसीआर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के पास, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये जो पावर्स हैं ये तो कमिश्नर की पावर है। तो यस, बाज़ बात ऐसा भी होता है कि जो कमिश्नर की पावर है उसको डेलीगेट कर दिया जाता है, वो एक्सरसाइज जो है वो कोई और कर रहा होता है, वो डीसी कर रहा होता है, वो एडीसी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से, जरा इसको नोट कर लीजिएगा। अपील्स, उसके बाद है जी इफ फर्दर अपील अगेंस्ट द कमिश्नर्स ऑर्डर लाइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर कमिश्नर का ऑर्डर है तो फिर उसके खिलाफ कहाँ अपील होगी?
फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद यह है कि वहां पे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उसकी अपील को सुनेगा। उसके बाद है जी स्पेशल असेस, सेक्शन 70 है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट्स का। स्पेशल असेसमेंट में बी मेड व्हेन फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज चेंज, असेसमेंट की फॉर्म जो है वो चेंज हुई। मिसाल के तौर पे पहले जो है वो पर एकड़ के हिसाब से होता था, ठीक है, अब जो है वो आपने लमसम लगा दिया, ठीक है, तो चेंज हो गई फॉर्म उसकी। गवर्नमेंट लैंड इज सोल्ड और लीज और ग्रांट, गवर्नमेंट की जो जमीन है वो सेल की जा रही है, लीज पे दी जा रही है, ग्रांट की जा रही है, तो भी असेसमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है, जारी बात है वो असेसमेंट में पहले नहीं थे अब आ जाएंगे। तो असेसमेंट एनल होगी किसी जगह की, रिफ्यूज टू एंड कलेक्टर टर्म्स एंड, किसी जगह पे असेसमेंट खत्म हुई, रिफ्यूज हुई और कलेक्टर के साथ में कलेक्टर का भी तबादला हो गया, तो ऐसी सूरत में नई असेसमेंट तो आई नहीं, तो फिर इस सूरत में भी क्या होगा, स्पेशल असेसमेंट होगी। उसके बाद क्या है जी, रिवीजन नीडेड ड्यू टू वाटर सैंड क्लैमिटी, किसी जगह पे जो है वो सेम हो गई, ठीक है, किसी जगह पे जो है वो रेत, यानी कि ये जो डेजर्ट होता है ना ये भी इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है जमीनों की तरफ, और ये जमीनों को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। क्लैमिटी, कोई वहां का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का कोई हो गया, ठीक है, कोई और मामला हो गया, कोई और नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोई सैलाब आ गया, उसकी वजह से वहां पे काम खराब हो गया, तो और वो जमीन जो है वो काबिल काश्त नहीं रही, तो ऐसी सूरत में भी क्या किया जाएगा, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी और आइदर वे उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा हालात के मुताबिक। रेवेन्यू फ्रॉम पास्चर, फिशरीज, मिल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर नॉट अर्लियर इंक्लूडेड, ठीक है। इसके अलावा कोई और रेवेन्यू है, कोई पास्चर्स हैं, ये चरागाहें जो होती हैं, कोई फिशरीज हैं जहाँ पे मछलियां वगैरह पाली होती हैं, मिल्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से असेसमेंट में इंक्लूड नहीं थे, उनको इंक्लूड करने के लिए भी स्पेशल असेसमेंट की जा सकती है। वेस्ट या बैरन लैंड बिकम्स रेवेन्यू लायबल, अगर वेस्ट या बैरन लैंड है वो क्या हो गई है, वो काबिल काश्त हो गई है, ठीक है, ना काबिल काश्त जमीन थी वो काबिल काश्त हो गई है, तो वहां पर भी स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलोज जर्नल असेसमेंट विद मॉडिफिकेशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंफर्म करेगा, प्रोसीजर फॉलो जर्नल असेसमेंट विद मॉडिफिकेशन, तो फिर उसके अंदर उसके बाद फिर प्रोसीजर के तहत दोबारा रीअसेसमेंट की जाएगी, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। अच्छा भाई 70A जो है इसमें मुख्तलिफ जो है वो रेट्स वगैरह दिए गए हैं, स्मॉल ऑनर जो है उसको डिफाइन किया है, स्मॉल ऑनर कौन है, मीडियम ऑनर कौन है, लार्ज ऑनर वगैरह कौन है, ठीक है। जिसके बाद स्मॉल ऑनर कौन है जी, जिसके बाद इरिगेशन अप टू 2.5 है, ठीक है, 2.5 से लेके 12.5 एकड़ है, अनइरिगेटेड 5 से 25 तक है। देखें, अगर आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से डबल हैं, ठीक है, अनइरिगेटेड जो है इरिगेटेड से डबल है। 2.5 जो है इरिगेटेड लैंड वो 5 अनइरिगेटेड लैंड के बराबर है। इसी तरह से 12.5 जो है वो 25 एकड़ के बराबर है अनइरिगेटेड के। मिक्स जो है वो आप देख लेंगे 12.5, 2.5 और 12.5 इरिगेटेड लैंड जो है, अगर इन दोनों का मिक्स आपने देखना हो तो इसके अंदर क्या होगा, उसमें मैक्सिमम कितना इन्हांसमेंट हो सकती है, 50% इंक्रीज हो सकता है। ये असेसमेंट की सूरत में है कि मैक्सिमम उसको कितना बढ़ा सकते हैं। मीडियम ऑनर के लिए क्या है जी, मीडियम ऑनर के लिए भी देख लें, वो कहते हैं कि इरिगेटेड लैंड 12.5 है, अप टू 25 एकड़ है, अनइरिगेटेड लैंड जो है वो अप टू 25 एक अबव 25 एकड़ और अप टू 50 एकड़ है, और मिक्स अगर दोनों का देखें तो 2.5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ इरिगेटेड लैंड तक है, तो इसमें 100% जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी लार्ज ऑनर्स हैं, इरिगेटेड अबव 25 है, यानी 25 से 50 एकड़ वाले लोग हैं, ठीक है, या फिर अगर उनके पास अनइरिगेटेड लैंड है तो 50 से 100 एकड़ वाले लोग होंगे। अगर उन दोनों के पास मिक्स है तो 25 से 50 इरिगेटेड के, ठीक है, 25 से 50 इरिगेटेड में फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैक्सिमम इंक्रीज उसमें कितना हो सकता है, 200% तक जो है वो लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज हो सकता है। फिर आ गया जी वेरी लार्ज ऑनर, वेरी लार्ज ऑनर वो है जो 50 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, इरिगेटेड या अनइरिगेटेड जो है वो 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनके पास, मिक्स अगर है तो 50 इरिगेटेड एकड़ इक्वलेंट, इस यानी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो कितना कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू का, वो 300% तक इंक्रीज उसमें हो सकता है। तो ये था जी 70A, ये एक अमेंडमेंट हुई हुई है। बात 70B की बात करते हैं, ये भी अमेंडमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप जो है वो कैसे डिटर्मिन करेंगे, कन्वर्जन 1 इरिगेटेड लैंड इज इक्वल टू 2 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन होनी है, जेन में रखिएगा। 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड बराबर है 2 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड के। कन्वर्ट अनइरिगेटेड लैंड इनटू इरिगेटेड लैंड, हमेशा ऐसा होगा कि हम अनइरिगेटेड लैंड को इरिगेटेड लैंड में कन्वर्ट करेंगे फिर रेट लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम इरिगेटेड को अनइरिगेटेड में कन्वर्ट कर दें, सही है। तो लैंड काउंटेड, ऑल लैंड ओन्ड इनसाइड और आउटसाइड द प्रोविंस, जब आप किसी शख्स की जो है वो कोई जमीन काउंट कर रहे हैं कि उसके पास लैंड ओनरशिप कितनी है, तो फिर सारी की सारी काउंट होगी, प्रोविंस के अंदर है जो वो भी और जो बाहर है वो भी, सारी की सारी जो है वो काउंट होगी कि इस बंदे की टोटल ओनरशिप कितनी है। नॉट इंक्लूडेड लैंड अंडर सेक्शन 56B, C, शामलात वगैरह, ठीक है, और शेयर लेस देन 25 एकड़, शामलात के अंदर अगर उसका शेयर 25 एकड़ से कम है तो भी वो शामिल नहीं होगा। शामलात मैंने आपको बताया था ना कि वो भी हमने वो कहा था कि 25 एकड़ जो है वो गांव में शामलात की जमीन है और 25 ही लोग रहते हैं, तो एक शख्स के हिस्से में 1 एकड़ शामलात आता है। तो इस तरह अगर किसी शख्स के हिस्से में
25 एकड़ तक शामलात आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद है जी लैंड ओनर इंक्लूड। लैंड ओनर में कौन सा जी, गवर्नमेंट अलॉटीज या गारंटी, वो भी लैंड ओनर है। मॉर्टगेजर जो है वो भी लैंड ओनर है, ठीक है, जिसने मॉर्टगेज पे आगे बैंक वगैरह को दी हुई है। और पर्सन विद परमानेंट लैंड राइट और इंटरेस्ट, वो भी सारे के सारे लैंड ओनर्स ही हैं। अब यहाँ पे लैंड ओनर को उसने एक दफा फिर डिफाइन कर दिया, हालांकि पहले ये हम बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। 70C देखें भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्रीज इन द context of ownership. We must report that any person acquire or expanding land after 10th November 1975 if land is in more than one patwar circle, ठीक है, within the party within or partly outside the province must inform the specified authority, ठीक है, within time manner and form notified by the board of reg. अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स की जमीन एक से ज्यादा पटवार सर्कल में, पटवार सर्कल जो है वो जमीन होती है जो एक पटवारी के अंडर होती है, ठीक है, एक पटवारी जो है उसके अंडर जो जमीन होती है ना, उसको पटवार सर्कल कहते हैं। अब वो जमीन जो है वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है, वो एक मौजा भी हो सकता है, वो चार मौजे भी हो सकते हैं। एक पटवार सर्कल होता है, एक एरिया होता है, बता दिया जाता है कि ये एरिया है, ठीक है, ये आपके अंडर है। जैसे अब SHO है, उसके अंडर जो है वो एक सब डिवीजन होता है, तो वो जो सब डिवीजन है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें 50 मौजे भी हो सकते हैं, उसमें 100 मौजे भी हो सकते हैं, उसमें 75 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल बराबर नहीं होते, हर पटवार सर्कल जो है दूसरे के एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, ये छोटे बड़े होते हैं। तो पटवार सर्कल की बात हो रही है, ठीक है जी, विद इन, चाहे वो पार्टली विद इन और आउटसाइड द प्रोविंस, मस्ट इन्फॉर्म द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, तो वो बताएगा कि उसने कोई लैंड वगैरह एक्वायर किया है तो वो लाजमी रिपोर्ट करेगा, चाहे वो प्रोविंस के अंडर है या बाहर है। पेनल्टी, फेलियर ऑफ रीजनेबल कॉज, फेलियर विदाउट रीजनेबल कॉज और प्रोवाइडिंग फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 54A। सेक्शन 54A पीछे हमने पढ़ा अभी कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपाता है तो उसको फिर कलेक्टर फाइन करेगा। 70D, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन और असेसमेंट। Landowner can apply assistant collector if exemption reduction under section 56, 57, 6A, 70A is not granted और कैटेगराइजेशन इज डिस्प्यूटेड, ठीक है। अगर लैंड ओनर जो है वो ये समझता है कि उसकी असेसमेंट जो है वो तब्दील होनी चाहिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 56 या 56A या फिर 70A, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, इज नॉट ग्रांटेड और कैटेगराइज्ड इज डिस्प्यूटेड, या उसने कहा कि जो जो असेसमेंट हुई है वो डिस्प्यूटेड है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, असिस्टेंट कलेक्टर होल्ड्स इंक्वायरी, इंक्वायरी होल्ड करेगा, सर्व नोटिस एंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, उसमें करेक्शन कराएगा, कोई मसले मसाइल हैं उसमें तो उनको उनको रिजॉल्व करेगा, रेक्टिफिकेशन करवाएगा। उसके बाद है जी कैनॉट चैलेंज रजिस्टर्ड डीड म्यूटेशंस, लेकिन कहते हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जो रजिस्टर्ड डीड्स है, म्यूटेशन जो इंतकालात हो गए, उनको चैलेंज नहीं कर सकता। मस्ट फॉलो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज नोटिफाइड प्रोसीजर, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिफाइड प्रोसीजर है उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना लाजमी है। यानी अगर वो ऐसा नहीं कर सकता कि कोई पहले से कोई किसी शख्स के नाम जमीन ट्रांसफर हुई हुई है और वो जाके उसके ट्रांसफर को कैंसिल कर दे, तो इस तरह से वो नहीं करेगा। एग्जेम्पशन और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये क्या है जी, गवर्नमेंट कैन एनी टाइम via notification set principles methods or procedures for granting exemption under section 56A or assessing land अंडर सेक्शन 70A। कहते किसी भी टाइम जो है किसी को एग्जाम्पशन भी दी जा सकती है और उसका असेसमेंट ऑर्डर भी किया जा सकता है, तो ये गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, वो कुछ भी कर सकते। 70 है जी, इसके बाद हमारे पास पावर टू मेक रूल। पावर टू मेक रूल्स में क्या है, गवर्नमेंट विल मेक रूल्स सब्जेक्ट टू सेक्शन 72A टू स्पेसिफाई, गवर्नमेंट रूल बनाएगी किस चीज के लिए, हाउ टू एस्टिमेट द मनी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट, नेट एसेट यानी जो नेट प्रॉफिट है उसकी मनी वैल्यू क्या होगी, हाउ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टू बी मेड, लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट कैसे होगी, प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस जो है वो कैसे आप ग्रांट करेंगे लोगों को जो उन्होंने इंप्रूवमेंट किए हैं वहां पे पैसा कैसा लगाया, असेसमेंट, हाउ असेसमेंट आर टू बी अनाउंस, असेसमेंट को अनाउंस कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है कि अब आप जमीन का टैक्स थोड़ा नहीं ज्यादा देंगे, आप 5,000 नहीं 8,000 देंगे या 10,000, हाउ कैलकुलेट असेसमेंट अंडर सेक्शन 61(3) सब सेक्शन 3, ठीक है जी। अब सेक्शन 61 के तहत आपने कैलकुलेट कैसे करनी है असेसमेंट, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये सारी की सारी चीजें आपको रूल से मिलेंगी। रूल कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। देन है जी 72 प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल, रूल्स बनाने में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना, बिफोर मेकिंग रूल्स अंडर सेक्शन 71 गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द प्रोसीजर इन सेक्शन 22 ऑफ द पंजाब जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1956, ठीक है। रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, पंजाब जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1956 को फॉलो करेगा, इसमें सारे रूल बनाने की जो है वो गाइडलाइन मौजूद है। उसके बाद है जी पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल बाय नोटिफिकेशन टू इन्फॉर्म दोज लाइकली टू बी अफेक्टेड, और फिर उसको ड्राफ्ट को जो है वो पब्लिश भी करेगा, ठीक है, इसमें गजट के अंदर जो है उसको पब्लिश किया जाएगा ताकि उन लोगों को पता लग जाए जिन लोगों को, या फिर उसको किसी और तरह से प्रोक्लेम भी किया जाएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, जिनका जो है वो इसमें राइट इफेक्ट है, जो इसके अंदर क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं।
इसके बाद 73 देखें, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट अप्रूवल कैन इशू एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर रेवेन्यू ऑफ, ठीक है। तो गवर्नमेंट है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जिस तरह की वो चाहें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। दीज इंस्ट्रक्शंस गाइड ऑल मैटर्स अंडर द चैप्टर बट मस्ट कंप्लाई विद द एक्ट एंड रूल्स। कहते हैं वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन वो एक्ट और रूल से बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो किसी ऑफिसर को दी जाती है जो कि एक्ट से या रूल से मुतसादम है, अव्वल तो जो है रूल जो है वो एक्ट के मुताबिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर रूल के साथ मुतसादिम है तो वो एक्ट से भी मुतसादिम होगी, तो ऐसी इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं दी जा सकती। 74 है जी, सेक्शन 74, liability for the payment of land revenue, liability for the payment of land revenue, each holding and its land owner are responsible for paying the land revenue। कहते हैं हर होल्डिंग और हर लैंड ऑनर जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करने के पाबंद है। हर होल्डिंग, होल्डिंग है जमीन का टुकड़ा है, वो जो उसकी लैंड होल्डिंग है, वो पीस ऑफ लैंड जो उसके पास मौजूद है। उसके बाद है, इफ देयर आर जॉइंट लैंड ओनर्स ऑल ऑफ देम आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली। अगर जॉइंट ओनर है तो वो जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। मिसाल के तौर पे इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो है वो 4 लोगों का हिस्सा है, ठीक है, 4 हिस्सेदार हैं, ए बी ई डी। तो ऐसा हो गए, लैंड रेवेन्यू लेने के लिए जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जाए ए के पास, हो गए जी बी से मिले, बी कहे सी से मिले, सी कहे डी से मिले, डी कहे ए से मिले। तो ऐसी सूरत में जो है वो इस तरह नहीं होता, ये ज्वाइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। जो बंदा मिल जाएगा उसी को पकड़ के जो है वो ये अरेस्ट कर लेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद 75 है, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इज द फर्स्ट चार्ज ऑफ ऑल रेंट्स प्रॉफिट्स प्रोड्यूस ऑफ होल्डिंग। कहता है आपने जमीन का रेंट पे करना है, प्रॉफिट निकालना है, कुछ और करना है, कोई भी खर्चा चार्ज करना है, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू जो है वो आप पे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। नो कोर्ट कैन सीज रेंट प्रॉफिट प्रोड्यूस फॉर एनी होल्डिंग विदाउट द कलेक्टर्स कंसेंट until the land revenue or any arrears has been fully paid। कहते कोई भी कोर्ट जो है वो किसी शख्स के रेंट को, उसके प्रॉफिट को, प्रोड्यूस को जो है वो अटैच नहीं कर, ठीक है, सीज नहीं कर सकती जब तक लैंड रेवेन्यू उसने पे ना किया हो या जब तक वो कलेक्टर से अप्रूवल ना ले ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने चाहे उसकी जमीन को, उसकी फसल को अटैच भी करना है किसी कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले क्या है कि वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा। कंसेंट जो है वो कलेक्टर की चाहिए होगी। कलेक्टर कब कंसेंट देगा, उसी वक्त देगा जब वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा। ऑर्डर टू रेगुलेट पेमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन फिक्स नंबर, अमाउंट, टाइमिंग, प्लेस एंड मैनर ऑफ लैंड रेवेन्यू इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट इसकी कैसे होनी है, उसके लिए भी सारे का सारा तरीकाकार, अमाउंट क्या है, कितने अरसे के बाद पे होगी, किस जगह पे होगी, मैनर तरीकाकार क्या होगा, ठीक है, ऑनलाइन पे करनी है, बैंक के जरिए पे करनी है, अगर बैंक के जरिए पे करनी है तो कौन कौन से बैंक होंगे, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो कौन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। until new directions are issued, land revenue continue to be paid in the same installment, time, place and manner as before this act। कहता है इस एक्ट से पहले अगर कोई भी डायरेक्शंस जो है वो अभी तक इशू नहीं की गई हैं तो इस एक्ट से पहले जिस तरह लैंड रेवेन्यू पे होता है वो होता रहेगा। इस एक्ट की वजह से ये नहीं होगा कोई शख्स ये कहेगा जी क्योंकि अभी ये एक्ट बन रहा है, ठीक है, इसके रूल्स अभी तक फाइनल नहीं हुए तो इसलिए मैंने अब पे नहीं करना, जब नए रूल्स बनेंगे तब हम पे करेंगे। उसके बाद है रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल, गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या करेगा, कैन मेक रूल्स, रूल बना सकता है किस चीज के लिए, कलेक्शन के लिए, ठीक है, किस चीज की कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू की, रिमिशन उसकी उसकी माफी, उसकी सस्पेंशन, ठीक है, एज लॉन्ग एज द रूल्स डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्ट। लेकिन जो रूल्स हैं वो आपके एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। 78 आ गया जी, कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोसेस अंडर दिस चैप्टर कैन बी रिकवर्ड एज पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एरियर्स फॉर विच द प्रोसेस वाज इशूड। अगर कोई शख्स जो है कोई कोई कॉस्ट इनकर किया है, ठीक है, और वो रिकवर नहीं हो रही, ठीक है, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोसेस अंडर द चैप्टर, तो उसको रिकवर किया जा सकता है। अगर कोई शख्स रिकवर नहीं कर रहा है, वो रिकवरी नहीं दे रहा, वो जमा नहीं करा रहा, तो उसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसको डिटेन करेंगे, उसकी जमीन अटैच कर लेंगे, किसी को ट्रांसफर कर देंगे, उसको जमीन सेल कर देंगे, ये सारे के सारे ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके बाद 79 देखें, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस टू एन एरियर। ये क्या है भाई, अ रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्व एज कंक्लूसिव प्रूफ। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसके पास एक स्टेटमेंट होती है कि इसने, जैसे बैंक में जाते हैं ना अपने स्टेटमेंट के, आपने ये पैसे पे किए, ये पे किए, ये पे किए, इस तरह इसके पास भी एक स्टेटमेंट होती है और उसमें आ रहा होता है कि ये कितना कितना जो है वो लैंड रेवेन्यू पिछले सालों में इसने पे किया है। वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है जो ये बताता है कि हाँ इस शख्स ने लैंड रेवेन्यू पे किया है या नहीं किया।
और इसके कितने एरियर्स जो है वो बाकी हैं। तो ये क्या बताएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर, कि लैंड रेवेन्यू के एरियर हैं, अगर हैं तो कितने हैं। इट्स अमाउंट, अमाउंट क्या है, द पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट, डिफॉल्टर जो है वो कौन है, उस पर्सन का नाम क्या है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर सारा कुछ ही आ रहा होगा और इसकी बेस पे जो भी एक्शन है उसके खिलाफ वो लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 80। बच्चों में मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको जितना शॉर्ट रख सकता हूँ शॉर्ट रख के आपको समझाऊं, ताकि आप थोड़े टाइम के अंदर, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, अदरवाइज आई लव टू टीच इन डिटेल्स, कि मैं इसको पूरी इसकी डिटेल के साथ पढ़ाऊं, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं उसको आपको सारे के सारे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कराऊं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे नोट्स पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज जो है वो मैं नोट्स जो है वहां से नहीं पढ़ाता, मैं ओरिजिनल एक्ट से पढ़ाता हूँ, ताकि वहां से आपको ठीक तरह से लॉ की समझ लगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन आपको लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। अच्छा, सेक्शन 80 है प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर। रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर्स कैन बी डन थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब रिकवरी कैसे हो सकती है, अब ये देखिएगा जरा कि ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, नोटिस ऑफ डिमांड टू द डिफॉल्टर। नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जिम्मे सिक्का राइजुल वक्त 1 लाख रुपया जो है वो लैंड रेवेन्यू आपके जिम्मे है, तो ये आपने जमा नहीं कराया, जिसको इतने दिन के अंदर अंदर जमा करवाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नोटिस सर्व किया जाएगा ये सेक्शन 81 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखना है आपने। नोटिस किसके तहत सर्व किया जाएगा, सेक्शन 81 के तहत। अगर मैं ये कहूं कि पूरे का पूरा लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उस वो सेक्शन 80 के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये गलत नहीं होगा। उसके बाद आपने ये देखना है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट करना यानी गिरफ्तार करना, और डिटेंशन है उसको अपने जेर हिरासत रख, इसको डिफॉल्टर को, ये सेक्शन 82 है। यानी ये भी किया जा सकता है, अगर उसने नोटिस पे जमा नहीं कराया फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, फिर उसको डिटेन कर लिया जाएगा। रेवेन्यू के अंदर जो है वो वहां पर भी, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में या एडीसीआर के ऑफिस में जाएं तो वहां पर आपको हवालात नजर आएगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो रेवेन्यू की हवालात होती है, वहां पर लाके बंद भी कर लेते लोगों को, वहां पे जो है वो डिटेन भी किया जा सकता है। डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको सेल कर लिया जाएगा। ट्रैक्टर है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी है, ये अंडर सेक्शन 83 है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग विद एरियर, वो जो होल्डिंग है वो किसी और शख्स को दे दी। ये एक ही जमीन थी, वो पे नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसकी जमीन जो है वो ट्रांसफर करके दे दी बी को, और उसे कहा कि अब तुम इसको काश्त करो, और एक तो काश्त करो और इसका जो है वो टैक्स भी पे करो, लैंड रेवेन्यू भी पे करो। जब तक ये बंदा नहीं बनता उस वक्त तक जो है ये जमीन उसके नाम रहेगी। इसका वैसे टाइम पीरियड भी आगे हम पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग विद एरियर्स, या फिर अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग है, उसकी होल्डिंग अटैच कर लेते हैं और अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या होता है, कलेक्टर अपने अंडर उसको फिर कास्ट करवाता है। अनलमेंट ऑफ द होल्डिंग असेसमेंट, या फिर ये भी कर सकता है कि होल्डिंग वो जो असेसमेंट है उसको अनल कर दे, ठीक है, और उसे उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई करे। सेक्शन 86 है ये। सेल ऑफ होल्डिंग है, सेल ऑफ होल्डिंग, उसकी होल्डिंग जो किसी को सेल कर दे और उससे अपने पैसे पूरे कर ले, ये सबसे एक्सट्रीम किस्म का एक्शन है। आमतौर पे इतना एक्सट्रीम एक्शन नहीं लिया जाता, उससे पहले ही वो शख्स जो है वो सुधा हो जाता। एक्शन अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, या फिर उसकी कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका हाउस है, ठीक है, वो भी अगर बेचना पड़े तो बेचा जा सकता है सेक्शन 90 के तहत। जिससे आप अंदाजा लगाएं कि सेक्शन 80 सबसे पहले था जी नोटिस ऑफ डिमांड, कि सबसे पहले उसको नोटिस सर्व किया जाएगा कि आप ये एरियर्स पे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। और ये सारी चीजें जो है वो एक सीक्वेंस में ही चलती हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले आप उसको अरेस्ट कर लें बाद में नोटिस दें, नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आप नोटिस देंगे। नोटिस ऑफ डिमांड कैन बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम द डे आफ्टर द एरियर बिकम्स ड्यू। उस डेट को, जब उसकी ड्यू डेट गुजर गई उसके बाद फिर उसके ऊपर ड्यू हो गए, तो उसके बाद वो नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा कि आपने इतने दिन के अंदर अंदर इसको पे करना है, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद अगर वो जमा करवाने से आ रही है, नहीं जमा करवाता, इनकार कर दिया, इफ एरियर्स रिमेन अनपेड 20 डेज आफ्टर नोटिस, नोटिस के बाद भी 20 दिन तक उसने पे नहीं किए, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर कैन अरेस्ट द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर में बी रिस्ट्रेन्ड और सेंड टू जेल, रिस्ट्रेन्ड अपने पास रखा जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। एक्सेप्ट फीमेल्स को नहीं भेजा जा सकता, माइनर को नहीं भेज सकते, ल्यूनेटिक यानी कोई पागल बच्चा है उसको नहीं भेज सकते, या कोई इडियट वगैरह यानी कि कोई पागल वगैरह है उसको नहीं भेज सकते, ठीक है। रिलीज अकर्स इफ एरियर्स आर पेड, रिलीज उसको यानी उस टाइम छोड़ेंगे जब वो एरियर पे कर देगा, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कोई किसी शख्स की जो है वो गारंटी ला के दे देगा, और वो शख्स कहेगा अगर ये जमा नहीं कराएगा तो मैं करवाता हूँ, और वो शख्स जो है वो इलाके का कोई मोअज़्ज़ज़ आदमी होना चाहिए, ऐसे ही कोई जो है वो आम आदमी नहीं होना चाहिए। 83 है। उसके बाद डिस्ट्रेस ऑफ सेल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी उसकी क्रॉप वगैरह जो उसको भी सेल किया जा सकता है। आफ्टर द लैंड रेवेन्यू एरियर्स अकर द डिफॉल्टर रिमूवेबल प्रॉपर्टी और एंड अनहार्वेस्टेड क्रॉप में बी डिस्ट्रेन्ड एंड सोल्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफर, उसकी होल्डिंग जो है वो ट्रांसफर भी की जा सकती है किसी दूसरे शख्स को। इफ अ
इफ अ होल्डिंग हैज अ लैंड रेवेन्यू एरियर, अगर किसी जमीन का जो है वो लैंड रेवेन्यू रहता है पे करने वाला, द कलेक्टर में ट्रांसफर इट टू नॉन डिफॉल्टर लैंड ऑनर, तो उसके साथ वाला जमीन के साथ आसपास वाले किसी शख्स के को वो ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। और उसको कहा जा सकता है कि आप इसको काश्त करें, ठीक है, जब तक ये इंसान नहीं बनता, बंदा नहीं बनता, और इसका जो लैंड रेवेन्यू है वो आप पे करते जाएं। ट्रांसफर कैन बी टेम्परेरी, एक तो ट्रांसफर जो है वो आमतौर पर टेम्परेरी होती है, आइदर अंटिल द डिफॉल्टर रीपेज, डिफॉल्टर आमतौर पे ऐसे केसेस में क्या करता है, फौरी तौर पे भाग के जाके पे कर देता है द ट्रांसफरी, और फॉर द टर्म अप टू 15 ईयर, या लेकिन और मैक्सिमम जो है वो 15 साल के लिए होता है, 15 साल तक जो है वो जमीन ट्रांसफर रह सकती है। द कलेक्टर मस्ट रिपोर्ट द ट्रांसफर टू द कमिश्नर, अगर उसने कोई ऐसी ट्रांसफर किया तो वो कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, हु कैन कंफर्म मॉडिफाई और कैंसिल इट, और वो जो शख्स है वो जाके जिसकी जमीन ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है, तो वो जाके कमिश्नर के पास अपील भी कर सकता है। उसके बाद क्या है जी, द ट्रांसफरी अज्यूम्स ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द डिफॉल्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसफर, ट्रांसफरी के पास जमीन के तमाम राइट्स हैं, मालिक की तरह ही है, सिर्फ उसके पास मलकियत नहीं है, बाकी यूज के सारे राइट्स हैं। आफ्टर द टर्म एंड्स, होल्डिंग इज रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल डिफॉल्टर फ्री ऑफ क्लेम बाय द गवर्नमेंट और ट्रांसफर, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 15 साल गुजरेंगे तो उसके बाद ओरिजिनल जो डिफॉल्टर था उसके नाम वो जमीन हो जाएगी। 15 साल के बाद, 15 साल से ज्यादा जो है किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, अटैच भी कर सकता है, जब्त भी कर सकते हैं, ये तो था किसी को ट्रांसफर कर दिया, अब जब्त कर लिया। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग, द कलेक्टर कैन अटैच द होल्डिंग विद लैंड रेवेन्यू एरियर्स एंड मैनेज इट पर्सनली, पर्सनली भी मैनेज कर सकता है उसको, कि एक एजेंट जो है वो रख लेगा, किसी शख्स को कहेगा कि आपने इसको काश करना है और इसका लैंड रेवेन्यू जो है वो जमा कराते रहना है। द कलेक्टर एजेंट मस्ट ऑनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट उसने किए हुए हैं, जो बंदे रखे हुए हैं या जो कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उनको वो चलाएगा, ठीक है। किसी के पैसे वगैरह देने हैं जमीन से या कोई और मामला है तो उसको भी लाजमी ऑनर करेगा। सरप्लस प्रॉफिट जो है उनको लैंड रेवेन्यू के एरियर भी जो है उससे पे किए जाएंगे। अटैचमेंट पीरियड जो है लिमिट ये 5 साल तक है, बट इफ द एरियर इज क्लियर सूनर, लेकिन अगर एरियर उससे पहले क्लियर हो जाते हैं, द लैंड इज रिलीज, लैंड को रिलीज कर दिया जाएगा, और सरप्लस इज रिटर्न टू द लैंड ओनर, और अगर कोई सरप्लस पैसे हैं तो वो लैंड ओनर को दे दिए जाएंगे कि आपकी ये फसल बेची थी, इसमें से इतने पैसे आपके सरप्लस बनते हैं वो आप ले लें। उसके बाद है जी अनलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, एरिया रहते हैं भाई 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे आज हम जो ये बात कर रहे हैं तो ये 2025 है, किसी शख्स के 2024 के एरियर अभी रहते हैं, और ये ऐसा होता है, लोग अक्सर जमा नहीं कराते हैं। बोर्ड कैन एनल असेसमेंट इफ अदर रिकवरी फेल्स, रिकवरी के सारे तरीके आपने इस्तेमाल कर ली लेकिन वो जमा कराने से इनकारी है, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि एनलमेंट को सबसे पहले असेसमेंट को एनल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आप कहेंगे अब असेसमेंट खत्म, साइड पे रखें, अब आ जाए जरा। एक्सक्लूजन क्या होगा, लैंड अंडर अटैचमेंट और कोर्ट वार्ड्स, हाँ लेकिन अगर लैंड अटैच पहले से की हुई है या कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत है जमीन, ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का एक लॉ था, उसके तहत जो है वो कुछ जमीनें मुख्तस की गई थी, वो है उसके अंडर, तो ये जमीन जो है उसके ऊपर ये इसको एग्जाम्पशन हासिल है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या किया जाएगा, असेसमेंट उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। पोस्ट एनलमेंट क्या होगा, कलेक्टर में मैनेजर मैनेज द फॉर्म और लैंड, 10 ईयर तक जो है वो खुद उसको मैनेज करेगा, फिर क्या करेगा, न्यू असेसमेंट कराएगा, कलेक्टर फिक्सेस इट फॉर रिमेनिंग टर्म, बोर्ड अप्रूव करेगा, ठीक है। लैंड ओनर उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है, कैन रिफ्यूज विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद है जी डिफॉल्टर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट बाइंडिंग ड्यूरिंग द कलेक्टर मैनेजिंग फॉर्म, कलेक्टर जो है वो खुद इसको मैनेज कर रहा है, वो अपने किसी अपने उसके जो अमला है उसके साथ उसके जरिए उसको मैनेज करवाए, उसको सुपरवाइज करवाए, कोई भी एजेंट रख ले तो वो इसको कर सकता है। अब उसने उसकी असेसमेंट ही कैंसिल कर दिया, उसने कहा ठीक है अगर तुम असेसमेंट को नहीं मानते तो असेसमेंट कैंसिल है, अब जो है ना वो ये फॉर्म तुम्हारा मैं तुमसे ले रहा हूँ, जमीन तुम्हारी मैं ले रहा हूँ, अब जो है मैं इसको खुद ही मैनेज करूंगा, तो वो ये कर सकता है कानूनी तौर पर। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट और अनलमेंट ऑफ असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, प्रोक्लेम उसका ऐलान करना, कलेक्टर मस्ट अनाउंस व्हेन लैंड इज अटैच्ड, जब लैंड अटैच होने वाली होगी तो वो अनाउंस करेगा, ठीक है, बताएगा, प्रोक्लेम करेगा, ऐलान करेगा, नोटिस देगा, किसी ना किसी तरह से वो उस तक पहुंचाएगा। और असेसमेंट अनल्ड, प्री प्रोक्लेमेशन पेमेंट्स एनी रेंट, और इस दौरान में अगर कोई शख्स आके फौरी पैसे दे देता है, एनी रेंट और एसेट पेमेंट टू डिफॉल्टर आर नॉट क्रेडिटेड विदाउट कलेक्टर्स अप्रूवल, अब इस वक्त जो भी शख्स अगर वो शख्स फौरी पैसे लेके आ जाता है तो वो पहले कलेक्टर अप्रूवल देगा फिर वो जमा होंगे, क्योंकि वो तो भाई आपको आखिर तक ले आया, उसने आपने नोटिस दिया वो भी नहीं माना, फिर आपने उसको अरेस्ट किया वो भी नहीं माना, आपने सारा कुछ करके देख लिया वो भी नहीं माना, अब एंड पे जाके इतना ज्यादा जो है वो चक्कर लगवाने के बाद अब जाके वो कहता है जी मैं पैसे लेके आ गया हूँ। होता भी आमतौर पर यही है कि जब आप उसके खिलाफ आखिरी एक्शन लेने वाले होते हैं तो वो एंड पे जाके लोग आप जो है वो इदारों को एंड तक लेके जाते हैं, वो देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं, तो तब जाके वो आके पेमेंट कर देगा। लेकिन नहीं, ऐसी सूरत में वो पहले कलेक्टर से अप्रूवल लेगा कि भाई मैं पे करना चाह रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे अप्रूवल दें। उसके बाद है जी पोस्ट प्रोक्लेमेशन पेमेंट, है पेमेंट टू एनी वन अदर देन द कलेक्टर एजेंट फॉर्मर डू नॉट
रिलीव लाइबिलिटी। अगर मिसाल के तौर पे कहीं और वो पेमेंट जमा करा देता है, ठीक है, कलेक्टर को पता ही नहीं है, सही है, तो इससे उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो मस्ट पे, कलेक्टर को या एजेंट को या फार्मर को ही पे करेगा, तब ही जाके उसकी जान छूटेगी, अदरवाइज जो है उसकी जान नहीं छूटेगी। इसके बाद आ जाता है जी सेल ऑफ होल्डिंग, सेक्शन 88। ये क्या कहता है जी, पावर टू सेल इफ अदर रिकवरी मेथड फेल। अगर कोई सारे रिकवरी मेथड जो है वो फेल हो जाए तो कलेक्टर विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूवल में सेल अ होल्डिंग टू रिकवर द एरियाज। अगर बाकी सारे के सारे जो है वो होल्डिंग मेथड जो है फेल हो जाए, आखिरी मेथड, अब ये है कि पहले मेथड में आपने इस्तेमाल नहीं करना कि पहले नोटिस दिया और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी, नहीं। इससे पहले सेक्शन 81, 82, 83, 84, 85, 86 सारे अप्लाई करके देखेंगे। अगर किसी भी तरीके से वो शख्स जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करने पे नहीं आ रहा, फिर उसको सेल की तरफ जाएंगे, जेन में रखिएगा। उसके बाद एक्सेप्शंस क्या है, लैंड कैन नॉट बी सोल्ड इफ एरियर्स अक्रूड। एरियर अगर अक्रू है तो फिर उसको सेल नहीं किया जा सकता। कब, वाइल द कोर्ट अंडर द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड के अंदर जो है वो चार्ज में है, यानी कि कोर्ट ऑफ वार्ड जो है ना, ये एक खास किस्म की कोर्ट थी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है जी, वाइल अटैच्ड अंडर सेक्शन 85 के तहत अटैच किया हुआ है ऑलरेडी उसको। वाइल अंडर कलेक्टर्स डायरेक्ट मैनेजमेंट, कलेक्टर की मैनेजमेंट के अंडर है, फिर भी आप सेल नहीं कर सकते। और लेट इन फॉर्म आफ्टर अनलमेंट ऑफ द असेसमेंट, या फिर लेट इन फॉर्म इसको आपने किया हुआ है, जैसे अभी हमने अनलमेंट ऑफ असेसमेंट पड़ा हुआ है सेक्शन 86 के तहत, तो भी इसको फिर सेल नहीं किया जा सकता। सेल उस वक्त कर सकते हैं जब उस पर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है वो उसके ऊपर इनकम्बरेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी आप क्लीन और क्लियर जमीन जो है वो सेल करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आप बार के साथ ही फरोख्त कर दें। इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंस, लैंड सोल्ड अंडर सेक्शन 88 इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस। कहते हैं वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, जो मैंने अभी आपको बताई है, उसके ऊपर किसी किस्म का बार, ठीक है, या रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट। प्रीवियस ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द परचेजर, ठीक है, अगर इससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, कोई ग्रांट वगैरह है, तो वो वॉइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक्सेप्शन इसमें किस किस को हैं जी, लीजेस एट फेयर रेंट फॉर डिवेलिंग फैक्ट्री, माइन, गार्डन। अगर कोई किसी ने किसी को लीज पे दी हुई है वो जमीन, वहां पे किसी ने रिहाइश रखी हुई, कोई फैक्ट्री बनाई हुई है, कोई माइन है, कोई गार्डन है, टैंक, कैनाल, वर्शिप, या कोई और बरियल ग्राउंड वगैरह है, या कुछ और है वहां पर, तो उसके लिए लीज एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो उस लीज एग्रीमेंट को गवर्नमेंट नहीं छेड़ेगी। सारी बात है, उसने एक लंबे अरसे के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है और उसकी पेमेंट की होगी उसने। गुड फेथ इन कवरेज ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर एंड प्रोक्लेम्ड रिमेन वैलिड। इसके अलावा गुड फेथ इन कवरेज से अगर कोई शख्स जो है वो ये कहता है कि सर हमारा राइट तो ये नहीं है, लेकिन इन गुड फेथ जो है वो हमें आप बराए मेहरबानी अलाउ कर दें, हम इसकी पेमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो जो गुड फेथ इनकम्बरेंस है वो अलाउड है। उसके बाद है जी सेक्शन 90, प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर। उसकी अगर कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी ली जा सकती है। उसकी कोई जमीन है और इसके अलावा उसका घर है, ठीक है, इसके अलावा कोई और उसकी दुकान है, कोई और प्रॉपर्टी है, उसको भी अटैच किया जा सकता है, उसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर यही बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको जितने अच्छे तरीके से और जितने शॉर्ट वे में समझा सकूं मैं आपको समझाऊं, ठीक है। और इस मकसद में मैं किस हद तक कामयाब हुआ, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं लग रहा तो खैर छोड़ दें। तो ठीक है जी, विश यू ऑल